हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। अर्थात हम ये देखेंगे कि आधुनिक काल में भारतीय इतिहास के प्रति है वो क्या दृष्टिकोण था, क्योंकि आधुनिक काल में है वो इतिहास लेखन की जो आधुनिक परंपरा है वो प्रारंभ होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब 18वीं शताब्दी में प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो ऐसी स्थिति में वे अपने शासन को जस्टिफाई करने के लिए है उन्होंने जो भारतीय इतिहास लेखन है उसका सहारा लिया और उन्होंने अपने ढंग से है वो भारतीय इतिहास को है वो लिखना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक काल में भारतीय इतिहास लेखन की अनेक परंपराएं हैं वो हमें मिलती हैं, अनेक अप्रोचेज मिलती हैं, जिनमें उपनिवेशवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, सांप्रदायिक दृष्टिकोण और सबाल्टर्न दृष्टिकोण, ये 5 विचारधाराएं हैं वो आधुनिक इतिहास लेखन की प्रमुख मानी जाती है। जहाँ तक हम इन इतिहास लेखन की इन परंपराओं के बारे में हम देखें तो हम जब उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के इतिहास लेखन की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि उपनिवेशवादी दृष्टिकोण से इतिहास अंग्रेज़ों की देन है वो मानी जाती है, या उपनिवेशवादी दृष्टिकोण से इतिहास लेखन का जो विकास है वो अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया और उन्होंने ब्रिटिश शासन को जस्टिफाई करने के उद्देश्य से है वो इस प्रकार का है वो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन किया। और उन्होंने इस बात को है पर बल दिया कि अंग्रेज है वो भारत में जो शासन स्थापित कर रहे हैं उनसे भारतीयों का ही भला है, और क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति है एक पिछड़ी हुई है वो सभ्यता और संस्कृति है और उसमें सुधार लाना है वो अंग्रेज़ों का प्रमुख दायित्व है। इसलिए अंग्रेज़ों ने अपने शासन को भारत में है वो जस्टिफाई करने के लिए है वो इतिहास लेखन की एक नई परंपरा वो प्रारंभ की, जिसे उपनिवेशवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार अंग्रेज़ों का शासन है वो भारत के हित में था। और जो उपनिवेशवादी दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत है वो कई छोटी अप्रोचेज भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें ओरिएंटलिस्ट जो विचारधारा है वो प्रमुख मानी जाती है। तो उपनिवेशवादी इतिहास दृष्टिकोण के अंतर्गत सबसे पहले जो ओरिएंटलिस्ट जो इतिहास लेखक हैं या प्राच्यवादी इतिहासकार हैं उन्होंने भारतीय इतिहास को है वो लिखना प्रारंभ किया। और उन्होंने जो भारतीय इतिहास को लिखना प्रारंभ किया उसमें उन्होंने सर्वप्रथम है वो जो प्राच्यवादी इतिहासकार हैं उन्होंने एक तरह से, जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने जो भारतीय जो ग्रंथ है उनका उन्होंने है वो अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया, जिससे कि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को है वो समझ सकें। तो उन्होंने मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजी अनुवाद किया, जो कि कोड ऑफ अनटू द लॉज है के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय जो ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए है वो 1784 में है वो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल स्थापित की। और इसका जो श्रेय है वो सर विलियम जोन्स को है वो माना जाता है। और इसके पश्चात 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम है जो कालिदास की जो नाटक था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भगवत गीता का जो अनुवाद है वो अंग्रेजी में 1785 में विल्किंसन के द्वारा किया गया। और 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। विलियम जोन्स ने जो ये इस बात का प्रतिपादन किया कि जो भारतीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत मिलती हैं,
और इस तथ्य की खोज उसने जर्मनी, फ्रांस और रूस और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जागृत की। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्स मुलर है और विल्किंसन है और जो विलियम जोन्स हैं, आदि लोगों को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने भारतीय जो ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया और भारतीय ज्ञान को है वो एक तरह से यूरोप तक पहुंचा है। तो भारतीय एक तरह से है वो जो ओरिएंटलिस्ट है उनके एक तरह से ऋणी माने जाते हैं। और इन्होंने एक तरह से क्या है कि भारतीय जो ग्रंथों में निहित ज्ञान है उसका एक रोमांचक वर्णन है वो एक प्रकार से वो किया। इसके पश्चात क्या है कि जो ईसाई मिशनरी अप्रोच है उसके अंतर्गत है वो इस बात को है वो प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया कि जो एक तरह से ईसाई धर्म है वो एक स्वच्छ धर्म है और उन्होंने भारतीय जो धर्म है या हिंदू धर्म जिसको कहें उनको उन्होंने उनकी जो दुर्बलताएं हैं उनको है वो उजागर किया जिससे कि वो ईसाई धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित कर सके और धर्म परिवर्तन है वो करा सके। तो इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथों का भी अनुवाद करना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने एक तरह से हम कहें कि प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद है वो सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज़ के नाम से है। वो 50 खंडों के अंदर है वो कई धर्म ग्रंथ है वो प्रकाशित किए गए। तो इस प्रकार भारतीय जो धर्मशास्त्र है उनका जो अनुवाद कराने के पीछे उद्देश्य यह था कि ईसाई मिशनरी को भारत में स्थापित किया जाए, ईसाई धर्म की श्रेष्ठता उसको स्थापित किया जाए और भारतीय धर्म की दुर्बलताएं हैं या उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के अंदर पाचे जो इतिहास ओरिएंटलिस्ट जो इतिहासकार थे उन्होंने तो एक तरह से भारतीय गौरव को है वो विदेशों के सामने वो प्रतिस्थापित किया। लेकिन मिशनरी जो अप्रोच है उन्होंने भारतीय जो धर्म है उसको नीचा दिखाने के लिए है और ईसाई धर्म को है वो स्वच्छ दिखाने के लिए है वो प्रयास किए। इसके पश्चात वो अंग्रेज़ों ने है वो ये भी प्रयास किया कि एक तरह से भारत के अंदर है वो निरंकुशता है और भारत में कोई कानून का शासन नहीं है, अलग अलग प्रकार के जो कानून है वो एक तरह से स्थापित हैं और भारतीयों की रुचि है वो जो एक तरह से इस लोक में न होकर के है वो आध्यात्मिकता और पारलौकिक समस्याओं के अंदर है वो ज़्यादा वो रुचि लेते हैं और इस जो लौकिक समस्या उनके प्रति उनकी कोई चिंता नहीं है। और भारत के अंदर है वो वर्ण व्यवस्था है और सामाजिक भेदभाव है वो एक प्रकार से विद्यमान है और राष्ट्रीयता जैसा तत्व है उनके पास नहीं है। तो उपयुक्तवादी जो इतिहासकार है उन्होंने भारत के अंदर है वो एक कानून की आवश्यकता पर बल दिया और इसमें J.S. मिल है उनका एक प्रमुख योगदान है वो माना जाता है कानून निर्माण की दृष्टि से। और उपयुक्तवादी जो दृष्टिकोण के जो इतिहासकार हैं उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पिछड़ी भी बताया जैसे मैंने आपको बताया। और जो 18वीं शताब्दी के जो काल है उसको है वो राजनीतिक दृष्टि से है वो अंधकार काल है वो कहा, क्योंकि इस समय विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और एक प्रकार से हम कहें कि उपनिवेशवादी जो लेखक है उन्होंने एक तरह से इस बात को उजागर किया कि भारत में है वो राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना वो नहीं है और भारत को एक राष्ट्र के रूप के अंदर वो प्रतिस्थापित करने का कार्य वो अंग्रेजों ने किया है। तो इस प्रकार जो उपनिवेशवादी जो इतिहासकार हैं उन्होंने है वो एक प्रकार से इस बात पर है वो बल दिया कि अंग्रेज है वो अंग्रेज़ों का शासन है वो उनके लिए हित में है और वाइट बैन बर्डन जो थ्योरी है वो भी उन्होंने प्रतिस्थापित की। और जैसे हम कहें कि उन्होंने 1857 की क्रांति है उसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना, क्योंकि उन्होंने कहा राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना है ही नहीं। और क्योंकि यदि वो एक तरह से भारत को है वो 1857 के विद्रोह को यदि राष्ट्र ये विद्रोह स्वीकार कर लेते तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो भारत को एक उपनिवेश है वो स्वीकार करना होता। तो इसलिए उन्होंने क्या है कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसको उन्होंने है वो एक तरह से सिपाही विद्रोह है उसकी संज्ञा दी। और क्योंकि इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हो गई थी, कच्चे माल, इसलिए उद्योगों संचालन के लिए उन्होंने कच्चे माल की आवश्यकता थी, तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। तो इस आधार पर है उन्होंने एक तरह से क्या है कि भारत का है उन्होंने जो आर्थिक शोषण किया, लेकिन उन्होंने है वो भारत को उपनिवेश नहीं माना। उन्होंने कहा कि
हम है वो भारत के हितों के अंदर है, हितों की रक्षा करने के लिए वो हम भारत पे शासन कर रहे हैं, न कि एक तरह से है उनका खुद का हित है। अब तो भारतीयों के हितों को पूरा करने के लिए हम शासन कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर है वो इतिहास लेखन की जो परंपरा भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से जो प्रारंभ हुई, वो एक उपनिवेशवादी है वो इतिहास लेखन परंपरा थे। और इस लेखन के अंदर है वो एक तरह से अंग्रेज़ों ने वो जो 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 अपने शासन की जो जो उसको जस्टिफाई है वो करने का वो प्रयास किया। तो उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखन है उसके विरोध के अंदर है वो भारत में इतिहास लेखन की एक नई परंपरा है वो प्रारंभ हुई, और उसको राष्ट्रवादी है वो इतिहास लेखन कहा जाता है। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो एक तरह से उपनिवेशवादी इतिहास लेखन जो अंग्रेज़ों ने किया उसके प्रत्युत्तर के अंदर है वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किया। और राष्ट्रवादी जो इतिहास लेखन है उसमें उसके द्वारा वो भारत को ये कहा गया कि भारत एक अंग्रेज़ों का जो उपनिवेश बन गया। और एक तरह से क्या है कि उन्होंने जो जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसको उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। और उन्होंने कहा कि जो जो उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गुणगान किया। और एक तरह से उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो आंदोलन है उनके बारे के अंदर तो लिखा, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन है उसको एक तरह से राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने है वो एक तरह से उसका हम कहें कि उनको नज़रअंदाज किया। तो इस तरह से क्या है कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखक है उन्होंने एक तरह से क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के प्रत्युत्तर के अंदर है वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है वो प्रारंभ हुआ। और इसमें उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसको उन्होंने एक तरह से ऊंचा उठाने का, एक तरह से अच्छा बताने का है वो प्रयास किया। और इसमें जो हेमचंद राय चौधरी वगैरह है, आर.डी. भंडारकर वगैरह है आदि इतिहासकार हुए, और उन्होंने अपने दृष्टिकोण से है वो इतिहास लेखन है वो प्रारंभ किया। और उन्होंने कहा कि भारत है में उस समय भी है एक राष्ट्र की संकल्पना है वो मौजूद थी। इसके पश्चात जो आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा वो प्रमुख मानी जाती है, जिसमें रजनी पामदत्त है जिसने इंडिया टुडे लिखी, AR देसाई है उन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है नामक पुस्तक लिखी। तो उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि एक तरह से भारत के अंदर उन्होंने ये जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है उसके अनुसार उन्होंने अपने लेखन के अंदर जो आर्थिक कारण है उसकी भूमिका है उस पर ज़्यादा महत्व दिया। और उनका मानना ये था कि भारत के अंदर भारत के हित और विदेशी जो हित है उनमें आपस में तो टकराव है ही, इसके अलावा भारत के अंदर भी जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें भी आपस के अंदर टकराव है, जैसे किसान और जमींदारों के बीच में आपस में टकराव है। तो इस तरह से उन्होंने मार्क्सवादी जो इतिहास लेखक है उन्होंने एक तरह से क्या है कि भारत की जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर है वो भारतीय इतिहास है उसको लिखना प्रारंभ किया। तो मार्क्सवादी इतिहास जो लेखन है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अर्थ की भूमिका है उसको उन्होंने एक तरह से है वो आर्थिक प्रक्रिया को समझने के अंदर है उन्होंने इसको एक प्रकार से जो आर्थिक कारण है वो इतिहास की घटनाओं के लिए उन्होंने एक तरह से उत्तरदायी माना। तो उसको हम मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा है वो कहा जाता है। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन के पश्चात यदि हम सांप्रदायिक इतिहास लेखन की बात करें तो इसमें जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने है वो भारत को एक तरह से क्या है कि भारतीय इतिहास को इस दृष्टि से देखा कि उन्होंने कहा कि भारत है वो एक मल्टी रिलीजन कंट्री है और यहाँ अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और इनके आपस में हित भी अलग अलग हैं और उनके हितों के अंदर आपस में टकराव भी है। इसलिए उन्होंने भारतीय इतिहास का है वो सांप्रदायिकरण करने का प्रयास किया। तो भारतीय इतिहास का जो सांप्रदायिकता है वो अंग्रेजों की देन है, क्योंकि उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन है उसमें उन्होंने जो मल्टी कल्चर्ड जो सोसाइटी है उसके हितों को है वो उन्होंने अलग अलग बताया। और इसका कारण है वो उन्होंने आपस में उनके मध्य जो टकराव है उसको उत्तरदायी माना। और इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन किया। 1909 के अंदर है उन्होंने किस प्रकार पार्लियामेंट एक तरह से एक्ट पारित कर करके पृथक
जो निर्वाचन है उसकी पद्धति है उसको लागू किया, और किस प्रकार ये जो सांप्रदायिक इतिहास लेखन है भारतीयों का, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को उन्होंने है वो लड़ाने का प्रयास किया, उसकी परिणति है वो हमें 1947 में भारत विभाजन के रूप में देखने को मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के अंदर या अंग्रेजी काल के अंदर एक सांप्रदायिक इतिहास लेखन है वो भी एक तरह से प्रारंभ हुआ। आधुनिक भारत के अंदर जो एक इतिहास लेखन की जो एक परंपरा है वो एक महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो सबल्टन जो एक तरह से हम अप्रोच है उसको वो कह सकते हैं, और सबल्टन जो अप्रोच है उसके प्रतिपादक है वो रणजीत गुहा को माना जाता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1980 के दशक के अंदर है ये इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई, और इसके अंदर क्या है कि आम आदमियों का जो इतिहास लेखन है वो किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि भाई पहले ये माना जाता था कि रणजीत गुहा से पहले हम ये कहें कि सबल्टन इतिहासकार ये मानते थे कि एक संभ्रांत लोगों हैं उनका इतिहास लिखा जाता था। तो अब उन्होंने जो सबल्टन इतिहासकार है उन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, जिसमें राष्ट्र को ज़्यादा महत्व दिया गया, एक तरह से एक ब्लाइंडली है वो अपने राष्ट्र को ज़्यादा महत्व दिया, और मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन है उन्होंने आर्थिक तत्वों को महत्व दिया, और जो सबल्टन इतिहासकार उन्होंने राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दोनों जो दृष्टिकोण है उसकी आलोचना की, और एक प्रकार से उन्होंने इतिहास लेखन की एक नई परंपरा प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सम्राट जो लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो इतिहास लिखा गया है उसके स्थान पर है वो एक तरह से क्या है कि आम जनता है उसका भी इतिहास लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो अभिजात वर्ग का जो इतिहास है उसमें आम जनता की जो भूमिका है उसकी उपेक्षा वो की गई। और क्योंकि इतिहास की कोई भी घटना घटित होती है उसमें जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका इतिहास लिखा गया। नेतृत्व करने वाले तभी सफल होते हैं जब आम लोग हैं उनकी जो भागीदारी होती है। तो इतिहास के अंदर है वो इन आम लोगों की का भी है वो एक तरह से उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसको हम सबल्टन जो हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास लेखन कहा जाता है, और सबल्टन इतिहास लेखन के जो जनक हैं वो रणजीत गुहा को माना जाता है, और जो ग्रामसी है उन्होंने सबसे पहले वो सबल्टन इतिहास लेखन है उसकी परंपरा है उसको प्रारंभ किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के अंदर है वो इतिहास लेखन की जो 5 प्रमुख परंपरा है वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें उपनिवेशवादी इतिहास लेखन जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन प्रारंभ होता है, और जिसका उद्देश्य है वो एक तरह से भारत है जो अंग्रेज हैं उनको वो ये दिखाना चाहते थे कि उन जो भारत में जो शासन कर रहे हैं वो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने है वो एक प्रकार से वो भारतीय इतिहास लेखन है वो करना प्रारंभ किया। तो इसमें प्राच्यवादी इतिहास लेखक हैं उनका तो उन्होंने तो भारतीय गौरव को है वो विदेशों तक पहुंचाया, लेकिन जो ईसाई मिशनरी जो अप्रोच वाले जो इतिहासकार हैं या जिसको हम उपयोगितावादी इतिहास लेखक कहा जाए, उन्होंने एक तरह से भारतीय सभ्यता और संस्कृति उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया, और जो एक तरह से अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति को स्वच्छ बताने का प्रयास किया। और उसके पश्चात जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक है, जैसे हमने चर्चा की कि उन्होंने उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के प्रत्युत्तर के अंदर है वो उन्होंने जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लिखा उसमें जो भारत के जो सांस्कृतिक गौरव है उसको उद्घाटित करने का कार्य किया, और इस प्रयास के अंदर है उन्होंने राष्ट्र पर वो ज़्यादा ही महत्व देना प्रारंभ किया। लेकिन फिर भी है वो एक तरह से उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का एक जवाब था, और इतिहास लेखन की एक नई धारा है वो प्रारंभ हो गई, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसके विभिन्न पहलू है या विभिन्न आयाम है उसको उद्घाटित करने का वो प्रयास किया। जबकि मार्क्सवादी इतिहास लेखक हैं उन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने जो आर्थिक प्रक्रिया है उसके लिए वो आर्थिक तत्वों को वो ज़्यादा प्रभावशाली माना, और उन्होंने कहा कि आर्थिक जो टकराव है विभिन्न वर्गों के बीच में है वो एक तरह से है वो इतिहास की गति प्रदान करने या इतिहास की गति को अवरुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या है कि एक तरह से जो रामशरण शर्मा वगैरह की हम बात करें या जब ये जो क्या कहना चाहिए रोमिला थापर की हम बात करें, तो ये एक तरह से क्या है कि या बिपिन चंद्र की बात करें, रजनी पामदत्त है, डी डी कोशाम्बी है, सुमित सरकार है, डी एन झा है, वो ऐसे लेखक थे जिन्होंने एक तरह से एक मार्क्सवादी इतिहास लेखक है वो कहा जा सकता है। तो जो एक तरह से हम कहें कि जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, और इसी बीच है वो जो सांप्रदायिक इतिहास लेखन की हम बात करें तो उसके अंतर्गत एक तरह से क्या है कि
जो बी ए स्मिथ जैसे इतिहासकार है, उन्होंने धर्म के आधार पर है वो इतिहास लेखन प्रारंभ किया। और उन्होंने क्या है कि एक तरह से हम कहें कि हिंदू और मुस्लिम है, दोनों के हितों को है वो अलग अलग बताया, और यही एक तरह से क्या है कि बाद में भारत विभाजन का कारण बना। और जो सुबल्टर्न हिस्ट्री है, जिसका जो प्रतिपादक है वो रंजीत गुहा को माना जाता है, जिसमें दीपेश चक्रवर्ती है, गायत्री चक्रवर्ती है, वो भी, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उन्होंने कहा कि जो अभिजात वर्ग है वो एक तरह से क्या है कि हम कहें कि जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक है और मार्क्सवादी इतिहास लेखक है, उन्होंने अभिजात वर्ग पर जोर दिया, इलीट क्लास पर जोर दिया, और एक तरह से हम कहें कि जो उच्च स्तर के नेतृत्व की बात की, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग की जो भागीदारी है उसकी तरफ है उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार जो सबाल्टर्न इतिहासकार, उनका ये आरोप था राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों और मार्क्सवादी इतिहास लेखकों के ऊपर कि उन्होंने केवल अपने लेखन के अंदर है वो इलीट क्लास पर ही ज़्यादा बल दिया, और समाज का जो निम्न वर्ग था, जिनकी भी वो भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस जो विचारधारा के लेखक है, उन्होंने एक तरह से क्या है कि आमजन का इतिहास है वो लिखना है वो प्रारंभ किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सबाल्टर्न हिस्ट्री है, जिसको जनवादी इतिहास हम इसको कह सकते हैं, तो इसको जो सबाल्टर्न हिस्ट्री है, वो सबाल्टर्न इतिहासकार है, उन्होंने जो आम लोग हैं उनका इतिहास लिखना प्रारंभ किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के अंदर है उपनिवेशवादी है, राष्ट्रवादी है, मार्क्सवादी है, सांप्रदायिक और सबाल्टर्न जो हिस्टोग्राफी है उसका लेखन है वो 18वीं शताब्दी के अंदर है वो प्रारंभ होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।